बिल्कुल अपनी माँ की तरह जाहिल हो तुम। तीर से चुभते हुए ये शब्द मेरी सौतेली माँ के थे। मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन मेरी माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। पिता गौतम गुलेरिया ने दूसरी शादी कर ली और मेरी सौतेली माँ को मेरा होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था और इसका सबूत वो अक्सर मेरे गालों पर छोड़ देती थी। फिर बस यूं ही अपशब्द सुनते थप्पड़ खाते मैं बड़ी हुई। सोचा सौतेली बहन कामिनी में एक दोस्त ढूंढ लूंगी। कोशिश की पर वहां भी मिला सिर्फ धोखा। पिता ने तो मुंह मोड़ ही लिया था। मैंने बहुत बार कोशिश की कि उन्हें अपनी आप बीती बताऊं, उन्हें बताऊं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मगर उनके चेहरे पर एक शिकन भी ना आती। मानो इन सब में उनकी एक मौन सहमति है। कुछ भी कहो, मुझे इतना तो पता चल गया था कि मेरे अपने पिता के लिए मैं किसी बोझ से कम नहीं थी। दिन बीतते गए। एक दिन पापा बड़ी खुशी खुशी घर लौटे। कोई बहुत बड़ी कंपनी के साथ अच्छी खासी डील क्रैक हुई थी। 1 महीने के लिए उन्हें लंदन में जाकर रहना था और वहीं से काम करना था। नया ऑफिस, नया शहर, नया काम। और पापा चले गए। पापा चले गए मुझे मेरी सौतेली माँ के भरोसे छोड़कर। मेरी सौतेली माँ का भाई काफी दिनों से हमारे साथ ही रह रहा था। पापा की एब्सेंस में वही हम सबकी देख रेख करता था, हमारा ध्यान रखता था। पर जाने क्यों कुछ ठीक नहीं लगता था उसके बारे में। और फिर वो रात आई जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक हुई और दरवाजा खुला तो सामने वो खड़ा हुआ था, अस्त व्यस्त, नशे में धुत। इससे पहले कि मैं दरवाजा बंद कर पाती उसने बहुत जोर से मेरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मैं घबराई, बौखलाई, मैं चिल्लाने लगी, चीखने लगी, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में न जाने कब मेरे हाथ में वो फूल दनाया और मैंने उसके सर पर दे मारा। मैं बहुत घबरा गई थी। अपने आप को बचाने के लिए मैं कमरे से बाहर निकली और इतने में पता नहीं ना जाने मेरी सौतेली माँ आ गई और चीखने लगी कि कोई पुलिस को बुलाओ, कोई पुलिस को बुलाओ, इसने मेरे भाई को मार डाला। बचने का और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं घर से भाग पड़ी। नंगे पैर, न फोन, न पैसे, न बैग, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ भागती गई और भागते भागते मैं शहर से दूर एक ढाबे में आकर रुकी। पैसों के नाम पर मेरे पास एक चांदी की अंगूठी के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि ये देकर कुछ खाने के लिए ले लूंगी। जैसे ही मैं उस ढाबे के अंदर घुसी, गुलाब की भीनी भीनी खुशबू ने मुझे भिगो दिया। चेहरे पर गहरी शांति लिए एक बुजुर्ग महिला खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ चाहिए बेटा? उनकी आवाज में कुछ अपनापन सा था। ऐसा लगा मानो मैं इन पर भरोसा कर सकती हूँ। मैंने किसी तरह डरते डरते कहा, बस चाय। तुम ठीक हो बेटा? उन्होंने मुझसे पूछा और अपने आंसू रोकते हुए मैंने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। तभी कोई और अंदर आया। अधेड़ उम्र के ये व्यक्ति शक्ल से तो सज्जन लग रहे थे। उनकी बातों से पता चला कि वो ही इस ढाबे के ओनर हैं और जिन्होंने मुझे चाय दी थी वो उनकी पत्नी सुलेखा। दोनों पति पत्नी को शायद अंदाजा था कि मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। सुलेखा आंटी ने अपने पति को इशारा किया और धीरे से मेरे पास आकर बैठ गई। बेटा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमें बताना। जाने क्यों तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेटी याद आ गई, कहकर आंटी रो पड़ी। पुराने जख्म खुरीदना मैंने ठीक नहीं समझा, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं पूछा। इनकी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं। उनके बहते आंसू और विजय अंकल की आंखों से मुझे ये तो पता चल रहा था कि मेरी तरह वो भी जिंदगी से जूझ रहे। मैंने धीरे से सुलेखा आंटी को कहा, आंटी मुझे काम की तलाश है। आपके यहाँ पर कोई भी छोटा मोटा काम, बर्तन, झाड़ू, पोछा, साफ सफाई, कुछ भी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस रहने के लिए जगह चाहिए। और बस इस तरह शहर के सबसे बड़े व्यापारी गौतम गुलेरिया की बड़ी बेटी एक ढाबे में काम करने लगी। सच बताऊं ना तो ये ढाबा किसी जन्नत से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ मैं आजाद थी, अपनी मर्जी की मालिक। यहाँ मुझे कदम कदम पर ताने कसने वाला कोई नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया। विजय अंकल और सुलेखा आंटी मेरी नई जिंदगी का एक हिस्सा बन गए। फिर एक दिन हवा का तेज झोंके की तरह एक अजनबी आया, लंबा चौड़ा, पढ़ा लिखा। उसको देखकर साफ पता चलता था कि वो किसी ढाबे की चाय नहीं बल्कि 5 स्टार रेस्टोरेंट की कॉफी पीता होगा। बैठते ही उसने मुझसे कहा, एक चाय और एक आलू का पराठा। ऑर्डर सर्व करके मैं वापस रसोई में जा ही रही थी, तभी उसने कहा, एक पराठा और अनिका। मैं हैरान से उसे देखने लगी कि इसे मेरा नाम कैसे पता? क्या ये मुझे जानता है? क्या कहीं मेरी सौतेली माँ ने तो इसे नहीं भेजा? मैं बहुत घबरा गई थी। शायद उसे भी समझ आ गया था। तभी वो बोला कि वो आंटी ने अभी आवाज दी थी ना तुम्हें, अनिका ही बोला था ना?
मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हूँ। तब जाके मेरी सांस में सांस आई। मैं रसोई की तरफ चल पड़ी। सुलेखा आंटी से पता चला कि उसका नाम रोहित मारवा है। वो सच में बेहद अमीर, बहुत बड़े घर का लड़का है। रुपया, पैसा, नौकर, गाड़ी, सब कुछ होने के बाद भी एकदम डाउन टू अर्थ है। आंटी ने बताया कि रोहित अक्सर आया करता था वहां अपनी चाय पीने और आलू का पराठा खाने। शायद उसे भी उस जगह की शांति पसंद थी। धीरे धीरे हमारी बातचीत होने लगी, हम एक दूसरे को जानने लगे और पता चला कि रोहित को भी किताबों का शौक है मेरी तरह। बस फिर क्या, हम अक्सर अपनी फेवरेट कहानियां एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे। रोहित ने मुझे कई किताबें ला कर दी और वो किताबें मेरे वक्त काटने का सहारा बन गई। कभी हम गालिब के शेर सुनते सुनाते, तो कभी विक्रम सेठ की नई पोयम साथ में बैठकर पढ़ते। जाने रोहित से ना एक धागा सा जुड़ गया था। मैं उसके आने का इंतजार करने लगी थी। इसी तरह एक दिन हम यूं ही बैठकर कुछ बातें कर रहे थे और अचानक रोहित बोला कि कुछ जरूरी बात बतानी है तुम्हारी माँ के बारे में। ऐसा लगा एक पल के लिए मानो मेरे दिल की धड़कनें रुक गई। मेरी माँ, लेकिन मैं उससे कुछ पूछ पाती उसके पहले उसके पास कोई बहुत जरूरी फोन कॉल आ गया और उसे जाना पड़ा और हमारी बात अधूरी रह गई। फिर उसी शाम मैं साफ सफाई पूरी करके कचरा फेंकने के लिए बाहर गई, तभी बहुत तेजी से एक वैन आकर रुकी और उसमें से 2 लोग निकले और उन्होंने मुझे कस के पकड़ लिया और पीछे से किसी तीसरे आदमी ने आकर मेरा मुंह दबा लिया ताकि मैं आवाज ना निकाल पाऊं, चीख ना पाऊं, किसी से मदद ना मांग पाऊं। मुझे जबरन वैन में बैठा, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मेरा मुंह बंद था, हाथ पकड़े हुए थे उन लोगों ने। तभी पीछे से एक आवाज आई, उसे छोड़ो। रोहित था वहां पर, आंखों में अंगारे लिए दौड़ता हुआ वो मेरी तरफ आ रहा था, पर जब तक वो कुछ कर पाता उन लोगों ने मुझे वैन के अंदर बिठा लिया और वैन चल पड़ी। अनिका, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। रोहित के ये आखिरी शब्द थे। लेकिन मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं किसी खंडहर या कोई गंदे से कमरे में नहीं, बल्कि उससे भी बुरी जगह में थी। मैं अपने घर में थी और सामने खड़े थे मेरे पापा। ये सब तुम्हारी माँ से शुरू हुआ था अनिका। ना उसने मुझे तकलीफ देने में कोई कसर छोड़ी और ना तुमने। तुम अपनी माँ के जैसी ही हो और तुम अपनी माँ को जैसा समझती हो ना, उससे बेहद अलग थी अनिका। इतना कहकर पापा वहां से चले गए और मैं फिर वहीं अपने कमरे में कैद हो चुकी थी, अपनी पुरानी जिंदगी में वापस। किसी पिंजरे से कम नहीं था, वही सोने का पिंजरा, वही छटपटाहट, फिर से वही घुटन। बस मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही थी, अगर पापा मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो उन्होंने क्यों ढूंढा मुझे, क्यों वापस लेकर आए, उन्हें मुझसे क्या चाहिए। धीरे धीरे न जाने क्यों मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। सुबह उठते ही जी घबराता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था, उल्टियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। लेकिन मैं एक बात जानती थी, मुझे पता था, मुझे मालूम था कि मेरी फिक्र किसी और को नहीं है, किसी और को नहीं। इसलिए मैं एक दिन खुद ही हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी कि डॉक्टर को दिखाऊंगी, पता करूंगी क्या तकलीफ है और छुटकारा पाऊं इस तकलीफ से। डॉक्टर ने खून की जांच की और सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी की रिपोर्ट जब मैं डॉक्टर के सामने लिए बैठी थी तब उन्होंने कहा, अनिका तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। आप जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली। डॉक्टर के ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। उसके बाद डॉक्टर ने क्या कहा, क्या पूछा, मुझे कुछ भी याद नहीं। और याद है तो डॉक्टर के सिर्फ ये शब्द, जुड़वा बच्चे। आखिर ये हो कैसे सकता है? नहीं, कहीं तो कुछ बड़ी गलती हुई है। या तो रिपोर्ट बदल गई है या तो गलत रिपोर्ट आई है, कुछ तो गलत है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ जबकि मैं कभी किसी के नजदीक आज तक नहीं गई, ना लाइफ में कभी कोई रिलेशन रहा, ना कोई नजदीकी। मैं ये सब घर पर कैसे बताऊंगी? पापा को तो मैं पहले ही नहीं पसंद। ढेरों उलझने, घबराहट अपने अंदर समेटे में चल पड़ी घर की तरफ, एक नए तूफान का सामना करने। मुझे अब तबीयत की चिंता नहीं थी, बल्कि अब चिंता थी तो ये कि पापा क्या कहेंगे। शहर के सबसे बड़े व्यापारी गौतम गुलेरिया की बड़ी बेटी बिना शादी किए माँ बनने वाली है। हमारे समाज में आज भी बहू बेटियों से ही परिवार के सम्मान को तोला जाता है। मैं पापा के उसी सम्मान को छोड़ना चाहने वाली थी। मैं डर से कांपती हुई घर लौटी। जैसे ही लौटी तभी पापा का फोन आया, अच्छे से तैयार होकर डोगरा निवास पहुंचो और याद रहे तुम्हें गौतम गुलेरिया की बेटी की तरह तैयार होना है। गौतम गुलेरिया की बेटी की तरह? पता नहीं कब
चलते चलते मैं डोगरा निवास आ पहुंची। मन में पहले ही इतने सवाल थे, समझ नहीं आ रहा था कि पापा ने मुझे यूं सच धज के क्यों बुलाया। इस चमक दमक वाली दुनिया से तो मुझे हमेशा दूर रखते आए हैं, फिर आज क्यों? मन और तन दोनों को संभालते हुए, समेटते हुए डोगरा निवास की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। मैंने लोगों को बात करते सुना, तब पता चला कि ये पार्टी कुणाल डोगरा के पिता ने रखी है। फिर वहां थोड़ी दूर पर एक बेहद शानदार बनारसी सिल्क साड़ी में एक औरत खड़ी हुई। उसे मैंने कहते हुए सुना, डोगरा साहब इस पार्टी के जरिए कुणाल की जीवन साथी ढूंढना चाहते हैं। मतलब इसलिए पापा ने मुझे कहा था कि गौतम गुलेरिया की बेटी की तरह तैयार होकर आना। पर मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं जीवन के उस मोड़ पर हूँ कि कुणाल तो क्या, शायद मैं किसी की बीवी बनने लायक नहीं बची। मैं हाफती हुई जैसे तैसे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई तो देखा पापा एक कोने में खड़े हुए थे, मेरी सौतेली बहन कामिनी के साथ कुछ बात कर रहे हैं। उन दोनों ने मुझे अब तक देखा नहीं था। इधर मेरी नजर गई पर बालकनी में कुणाल अपने पापा के साथ खड़ा था। शायद मैं इनसे पहले मिल चुकी थी। हाँ, याद आया, कुछ महीने पहले कामिनी का बर्थडे था तो पापा ने घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखी, तो उसमें डोगरा परिवार भी आया। पापा ने कहा था कि मेहमानों के मुताबिक वेटर कम लग रहे हैं तो जरा मैं भी काम करती। काम में हाथ बटाया, ट्रे लिए, मैं कभी किसी को पानी तो कभी किसी को चाय तो कभी किसी को कॉफी बांटती फिर रही। कुणाल ने तो मुझे नौकरानी ही समझ लिया। मैं अपनी ही सोच में खोई हुई थी, तभी यादों के सन्नाटे को चीरती हुई आवाज आई। कुणाल अपने पिता से कह रहा था, कैसे आपने तय कर दिया कि मैं उस मोटी लड़की से शादी करूंगा? मेरी जिंदगी का फैसला आप कैसे ले सकते हैं? सोचा भी कैसे आपने ये? शायद उन दोनों को अंदाजा नहीं था कि नीचे खड़ी मैं उनकी बातें साफ साफ सुन पा रही थी। पता नहीं कुणाल के पिता किससे उसकी शादी करवाना चाह रहे। जाने कौन बदनसीब होगी जिसे ये मालूम तक नहीं कि उसकी पीठ पीछे इस तरह से उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। खैर, ये सब छोड़कर मैं बड़े दरवाजे से पार्टी हॉल में आ गई और सामने ही रोहित मारवा खड़ा था, अनजानों की भीड़ में इकलौता अपना सा। मैं दौड़कर उससे मिलना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी कि मैं ठीक हूँ रोहित। मेरे कदम मानो अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे कि अचानक कुणाल डोगरा के पिता की आवाज पहुंची। देवियों और सज्जनों, मैं आप सब का आभारी हूँ कि आप सब यहाँ आए। मैं और मेरा परिवार बेहद खुशी के साथ ये बताना चाहते हैं कि मेरे बेटे कुणाल की शादी गौतम गुलेरिया की बड़ी बेटी अनिका के साथ तय हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोनों बच्चों को आशीर्वाद देंगे। पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। मैं हैरानी से कभी कुणाल की तरफ देख रही थी तो कभी पापा की तरफ। ये क्या हो गया? पापा ने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी कुणाल के साथ तय कर दी। वो बाहर जो मैंने कुणाल को कहते सुना, वो मोटी मैं ही थी। जाने कितने और दर्द झेलने मुझे। पापा को ये बात कैसे बताऊं कि मैं शादी नहीं कर सकती, किसी भी हालत में नहीं कर सकती। मैं पापा के पास गई, उन्हें धीरे से अपना सच बताया, लेकिन मेरी वो बिना कोई बात सुने मेरा हाथ पकड़ के मुझे स्टेज की तरफ ले जाने लगी। मैं घबराहट में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती थी और मैं जोर से बोल पड़ी कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। लेकिन पापा इतने मगन थे कि उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। वो बस मुझे लेकर जा रहे थे स्टेज की तरफ और उनकी तेज चाल से मैं कदम से कदम नहीं मिला पा रही थी। ऐसा लगने लगा मानो मैं गिर पड़ूंगी। मेरे पैर लड़खड़ाने लगे तो मैंने पास खड़े एक व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। देखा तो वो रोहित था। मैं कुछ बोलना चाहती थी, मदद मांगना चाहती थी, लेकिन जैसे गले से आवाज ही नहीं निकलना चाहती। जाने क्यों आंखों के आगे अंधेरा सा आने लगा। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ धुंधला हो रहा है। और जब अगले दिन आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। पापा मेरे बेड के पास में ही खड़े हुए, आंखों में गुस्सा लिए मुझे देख रहे थे और मुझे होश में आता देखते ही वो जोर से चिल्लाए, तुमने सब बर्बाद कर दिया। इतनी मुश्किल से डोगरा फैमिली में तुम्हारा रिश्ता तय किया था और तुमने अपनी बेशर्मी से मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अनिका, अब क्या जवाब दूं मैं? हाँ, कि मेरी बेटी बिना शादी किए माँ बनने वाली है। जरा भी नहीं सोचा ना कि क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? हाँ, क्या मुंह दिखाएंगे हम? तुम्हारी बहन कामिनी, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? तुम्हें शर्म नहीं है? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं है अनिका? इस तरह पूरे खानदान की इज्जत नीलाम करते हुए। आखिर हो तो तुम अपनी माँ की ही बेटी ना, अपनी माँ की ही बेटी। कहते हुए पापा बाहर चले। पापा ने मुझे शहर से दूर अपने फार्म हाउस पर बंद कर रखा था। कहने के लिए वो फार्म हाउस था, लेकिन मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक तहखाना। इसके बाहर नहीं जा सकती थी मैं। दरवाजे पर एक ताला,
जिसकी चाबी ना जाने किसके पास, ताला दिन में 2 बार खुलता था जब मुझे खाना दिया जाता। हफ्ते में 1 बार डॉक्टर आ जाती थी चेकअप करने। बाकी पूरा दिन मैं उस अंधेरे कमरे में घुटती रहती थी। फोन, टीवी, इंटरनेट, किताबें, कुछ भी नहीं। शायद जेल भी इससे बेहतर होता होगा, क्योंकि वहां पर बात करने के लिए कोई तो होता होगा। इधर प्रेगनेंसी की सारी तकलीफें, जी घबराना, उल्टियां, सब कुछ मैं अकेले झेल रही। कभी कभी मन करता था कि बस खुली हवा में ना सांस ले पाऊं, मगर किसको कहती। सिर्फ दीवारें थी मेरे साथ देने के लिए वहां। दिन, हफ्ते, महीने बस यही सोच सोच कर निकाल दिए कि शायद अगर मेरी माँ जिंदा होती ना तो जिंदगी बहुत अलग होती। शायद वो मेरा यकीन करती जब मैं उन्हें बताती ना कि मुझे भी नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। मैं खुद भी उतनी ही घबराई हुई। ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। शायद वो मेरी बात मान। 9 महीने बीत गए और आखिर वो रात आ गई जिसका मुझे इंतजार भी था और डर भी। मेरी नींद अचानक तेज दर्द के साथ खुली। ऐसा दर्द जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। और घंटों तक मैं उस दर्द से चिल्लाती रही, जूझती रही। फिर अचानक दरवाजा खुला और डॉक्टर भागकर मेरे पास है। बस थोड़ी देर और। डॉक्टर की आवाज में ना फिक्र थी और ना दया। बस वो मशीन की तरह अपना काम कर रही थी। दर्द से जूझते जूझते मेरी सांसें उखड़ने लगी थी कि तभी एक बच्चे की रोने की आवाज है। डॉक्टर ने बताया मुझे कि मुझे लड़का हुआ है। पर इससे पहले कि मैं अपने बेटे को देख पाती, गले से लगा पाती, पापा ने वो बच्चे को डॉक्टर से छीन लिया और वहां से चले गए। मुझे रोता पिटकता छोड़कर वो चले गए। मुझे मेरे बेटे को देखने तक नहीं दिया। मैं बोलती रही, पापा प्लीज, पापा नहीं, वो मासूम बच्चा है, प्लीज मुझे मेरा बेटा वापस दे दो पापा। मैं रोती रही, खिड़खिड़ाती रही, अपने बेटे से मिलने की भीख मांगती रही। हमेशा की तरह मेरी किसी ने नहीं सुनी, मुझे सिर्फ और सिर्फ अनसुना कर दिया। अभी मैं समझ भी नहीं पाई थी कि मुझे फिर से बहुत जोर से दर्द हुआ। डॉक्टर ने बताया कि इस बार बेटी हुई है। मैंने देखा कि डॉक्टर मेरी बेटी मुझे देने के बजाय नर्स को देने जा रही है। उस पर ना जाने मेरे अंदर क्या टूटा, ना जाने मुझे क्या हुआ। जैसे मुझे किसी ने बिजली का झटका दिया। अपने अंदर की सारी ताकत समेट कर मैंने डॉक्टर के हाथों से अपनी बेटी छीन ली। बेटी को सीने से लगाए मैं उस जख्मी हालत में मैं भागती रही। मन में बस एक ही बात थी कि मुझे अपने बच्चों को बचाना है, अपने बेटे को ढूंढना है और यहाँ से कहीं दूर चले जाना है, जहाँ मेरे पापा का साया भी ना पड़े मेरे बच्चों पर। पर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। मैं भाग ही रही थी कि अचानक से मुझे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा पीछे से और मैं चिल्लाते हुए पीछे मुड़ी तो देखा पापा खड़े। मेरी मासूम बच्ची जमीन पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। मैंने बोला, पापा मुझे जाने दो पापा प्लीज। पापा ने कहा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम भाग पाओगी और मैं तुम्हें भागने दूंगा? पापा माथे पर बिना कोई शिकन लिए बोल रहे थे, पर मेरे लिए जिंदगी खत्म हो गई। अब कुछ नहीं बचा था। अब मैंने हार मान ली थी। आंखें बंद होने से पहले जो आखिरी चेहरा मुझे दिखा था वो था मेरे पापा का। मुझे लगा था कि बस मेरी कहानी यहीं तक थी, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था और वो रात मेरी आखिरी रात नहीं थी। मैं किसी तरह बच गई, लेकिन मुझे एक बात का यकीन जरूर था कि पापा मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए घर लौटने का कोई फायदा नहीं था। और कैसा घर, किसका घर, कौन सा घर? 8 साल बीत चुके हैं और मैं अपनी नई दुनिया बसा चुकी हूँ, जिसमें सिर्फ मैं और मेरी बेटी है और मेरी जिद अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने की। सुना था कि पापा ने अखबार में मेरी मौत की दुखद खबर छपवाई थी। सहानुभूति के साथ साथ पापा को बहुत से लोगों का सहारा मिला, उनका साथ मिला। वो एक गम में डूबे हुए पिता का किरदार बखूबी निभा रहे थे। पर अब और नहीं। 8 साल बाद मैं अपने शहर वापस आ गई, कुछ हिसाब पूरे करने और कुछ सवालों के जवाब मांगने। मैं पापा के ऑफिस के बाहर खड़ी हुई, अंदर जाना चाहती थी, पर डर लग रहा था कि अगर कहीं कभी कोई मुझे पहचान गया तो, अगर पापा पहचान गए तो। पर अब मैं वो पहले वाली अनिका नहीं थी। मेरा वजूद भी अब मेरे चेहरे की तरह बदल चुका था। डरी, सहमी वो अनिका की जगह आत्मविश्वास से दमकती हुई डॉक्टर अमृता थी। इन 8 सालों में मैंने अपनी मेहनत से ना सिर्फ डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की, बल्कि अब एक प्रसिद्ध सर्जन बन चुकी हूँ मैं। कुणाल ने जिस मोटी अनिका का मजाक उड़ाया था, मुंह बनाया था उसे देख के,
आज शायद वो उसे पहचान भी नहीं पाए। अब मुझे हर समय ना पापा के गुस्से का डर नहीं होता है। इस तनाव से छुटकारा मिलने का नतीजा ये रहा कि मैं खुलकर जीने लगी, सुबह सैर पर जाने लगी, खुश रहने की कोशिश करने लगी। असर मेरी खान पान की आदत पर भी पड़ा। बिना बिना कोई जिम गए सिर्फ तनाव मुक्त रहकर मैंने 45 किलो वजन घटाया। और ये सब सोचते सोचते मैं कब ऑफिस के अंदर पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। पापा की सेक्रेटरी आई, मुझसे मेरा नाम और काम पूछा और अंदर चली गई। और 10 मिनट बाद वो मुझे पापा के कैबिन में ले गई। वो सामने बैठे थे, मिस्टर गौतम गुलेरिया। चेहरे पर अब भी वही रोब था और आंखों में वही डरा देने वाली चमक। उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे। पर कैसे जान पाते कि मैं उनकी अनिका ही हूँ? तब जान पाते ना जब कभी मेरी तरफ प्यार से जी भर के देखा होता, मेरा चेहरा, मेरे नैन नक्श, मेरी आंखें, तब पहचान पाते। खैर, डॉक्टर अमृता, पापा ने मुझे ध्यान से देखते हुए बोला, कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मिस्टर गुलेरिया, मैं आपसे एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बात करने आई हूँ, आपकी बेटी अनिका के बारे में। मैंने बिना किसी शिकन के अपनी बात रखी। अनिका का नाम सुनते ही पापा के चेहरे पर जो गुस्सा झलका वो मैं साफ देख सकती थी। अपने आप को संभालते हुए उदासी का नकली चोगा चेहरे पर ओढ़कर पापा बोले, अनिका अब इस दुनिया में नहीं है। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपनी बेटी के बारे में और कोई बात नहीं कर सकता और ना करना चाहता। मैं और मेरा परिवार अब भी सदमे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पापा ने एक सांस में जवाब दे दिया। उनकी बेचैनी उनकी आंखों से साफ झलक रही थी। क्या हुआ था उन्हें? बताइए, क्या हुआ था? सहानुभूति भरी आवाज में मैंने पूछा। पापा कुछ जवाब दे पाते कि इससे पहले कामनी धड़धड़ाती हुई ऑफिस में आई और बोली, पापा, पापा, अनिका जिंदा है। वो बहुत हड़बड़ाई हुई। पापा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, कुछ भी बकवास मत करो, हम सब जानते हैं कि वो मर चुकी है। क्या पता उसमें जीने की इच्छा बाकी हो सकता है अनिका अपने प्यारे पापा के लिए जिंदा हो। धीमे धीमे मुस्कुराते हुए मैंने कहा। पापा और कामिनी का चेहरा देखने लायक था, मानो काटो तो खून नहीं। मैं साफ देख सकती थी कि कैसे दोनों डॉक्टर अमृता के चेहरे पे अनिका को तलाश रहे, और जब तलाश पूरी हुई तो दोनों धम से पीछे रखी कुर्सियों पर बैठ गए। अनिका, बेटा, बेटा तुम जिंदा हो? पापा ने मिश्री से मीठी आवाज में कहा। बेटा तुम इतने दिन कहाँ थी? यकीन मानिए एक पल के लिए मैं भी दंग रह गई पापा का ये रूप देखकर। अगर आपको मेरी कहानी मालूम नहीं होती तो आप भी इसे एक पिता का अपनी खोई हुई बेटी के लिए दुलार ही समझते ना। मेरा बेटा कहाँ है? मैंने तटस्थ होकर पूछा। पापा के ये झूठे आंसू अब मुझ पर और असर नहीं करते। हम सारी बातें घर पर बैठकर करेंगे ना बेटा। तुम इतने दिन कहाँ थी? मालूम है मुझ पर क्या बीती है? काश पापा ने ये झूठा ही प्यार सही, लेकिन ये तब दिखाया होता जब मुझे इसकी जरूरत थी। पर आज मैं अपने आप को नहीं रोकने वाली। मैंने कहा, मेरा बेटा कहाँ है? मैंने दहाड़ते हुए पूछा। पैदा होते ही आपने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। आपने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। मुझे बताइए वो कहाँ है? नहीं तो क्या? नहीं तो मैं पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता दूंगी आप अपनी बेटी को मारना चाहते थे। सोच लीजिए, मेरे अंदर छुपा सारा बरसों का गुस्सा आज बाहर आ ही। मैं बस बोलती गई। और ये जिस कंपनी के मालिक होने का आप दावा करते हैं ना, ये मेरी माँ की है और इसकी सही उत्तराधिकारी मैं हूँ। देखिए, मैं दोबारा पूछ रही हूँ, मेरा बेटा कहाँ है? जिंदा दफना दिया उसे। पापा कुछ आगे बोल पाते हैं इससे पहले मैं बेसुध सी गिर पड़ी। ऐसा दिन भगवान किसी भी माँ को ना दे। अपनी नफरत, एक मासूम, एक बेचारे बच्चे का जीवन उससे छीन लिया सिर्फ अपनी नफरत में। आप इतने पत्थर दिल निकलेंगे पापा, मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी। नफरत मुझसे थी, शिकायत मुझसे थी। मेरे बेटे ने आपका क्या बिगाड़ा था? हाँ, अनिका शायद आपसे डर कर चुप बैठ जाती, पर डॉक्टर अमृता हार नहीं मानेगी।